एक दिन एक कर्मचारी अपनी कचरे की गाड़ी को खाली करने के लिए डंपिंग यार्ड के लिए रवाना होता है। वह डंपिंग यार्ड पहुंचता है। वहां जाने के बाद वो अपनी गाड़ी को जैसे ही चेक करता है, वो उस गाड़ी को खलाता भी है और खलाने के साथ साथ वो देखता है कि वहाँ पर उस कचरे की गाड़ी में से कुछ भारी चीज़ नीचे गिरी है। अब इस बात को सोचकर वो जैसे ही पीछे की तरफ जाता है, वो देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल इस कचरे की गाड़ी में एक डेड बॉडी मौजूद है और ये डेड बॉडी किसी महिला की लगती है। अब इस बात को सोचकर वो बड़ा परेशान है, दुखी है, सोच रहा है यार ये महिला कौन है। अब वो जो महिला है उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। इस पूरे हालात को देखकर वह जो कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, परेशान होता है और वह फिर मतलब कि तुरंत पुलिस के पास फ़ोन करता है और उनको कहता है कि उसकी गाड़ी में से एक डेड बॉडी मिली है, आप लोग तुरंत यहाँ पर आ जाइए। अब पुलिस तुरंत डंपिंग यार्ड पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद उस महिला के शव को कब्जे में लिया जाता है और फिर उसका हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फ़ोटोग्राफ वगैरह खींचे जाते हैं, उसकी पहचान करने की गुजारिश की जाती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मालूम चलता है कि इस महिला का किसी ने गला घोंटकर जान ले लिए। अब ये गाड़ी कहाँ से उठाई थी, कहाँ का वह कचरा था, उस सारे मामले के बारे में जब जानकारी इकट्ठी की जाती है तो पता चलता है कि ये जो महिला है एक लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। दोस्तों जब पुलिस ने पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया तब जाकर उसके प्रेमी का पता चला, जो कि उस महिला के साथ यहाँ बेंगलोर में एक लिव इन रिलेशनशिप में रहा करता था और फिर उसी ने उसकी जान ली है। आखिर क्या वजह रही एक प्रेमी की अपनी प्रेमिका की जान लेने की, हम लोग एक एक बात को जानेंगे और आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बेंगलुरु कर्नाटका से। दोस्तों बेंगलुरु में जो ये महिला जिसका नाम आशा होता है, जब इसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली तो पुलिस बड़ी परेशान, आखिर इस महिला के बारे में शिनाख्त कहाँ पर हुई। दोस्तों जिस प्रकार से उस महिला का शव उस डंपिंग यार्ड में मिला, अब तो पुलिस मालूम करते उस ड्राइवर से कि तुमने ये कचरे की जो गाड़ी है वो कहाँ से उठाई है। और दोस्तों अब तो वह आदमी उस एड्रेस को बता देता है और पुलिस अब वहीं पर पहुँचती है और सभी से उस फोटोग्राफ्स वगैरह को दिखाते हुए कहती है कि इस महिला की पहचान कीजिएगा, इस महिला को यदि कोई जानता हो। और दोस्तों बहुत जल्दी पुलिस को कामयाबी मिलती है कि ये जो महिला है इसका नाम आशा है और आशा यहीं पास में ही एक किराए के कमरा लेकर रहा करती है। उसके साथ उसका प्रेमी भी होता है। अब इस बात को पुलिस ने जान तो लिया, लेकिन पुलिस के पास और भी सबूत होने चाहिए। पुलिस उस कचरे के डब्बे के पास की जो सीसीटीवी कैमरे की जो लगे हुए हैं उनकी फुटेज निकलवाती है और वहां से मालूम करवाना चाहती है आखिर ये जो मामला है कैसे हुआ है। दोस्तों पुलिस को बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है कि 28 जून की रात को एक युवक मतलब कि एक महिला को अपने साथ बांध कर लाया है एक कपड़े में, वो भी अपनी स्कूटी से आया है और फिर इस महिला की बॉडी को एक कचरे के डब्बे में फेंक कर चला जाता है और वह अपनी चादर को भी खोलकर अपने साथ उस स्कूटी पर रख कर ले जाता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको ये लड़का करता भी है। अब उस लड़के के बारे में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फ़ोटोग्राफ खींचे जाते हैं, उनसे मालूम चलता है कि ये जो युवक है यह उस महिला के साथ ही रहा करता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस है उसको भी जानकारी मिल गई कि कहाँ पर यह महिला रहती है, कहाँ पर ये युवक रहता है। और पुलिस तुरंत वहाँ जाने के बाद जब उस मकान मालिक से पता करती है कि यहाँ पर आपके कमरे में कौन कौन रहते हैं, तो पुलिस को मालूम चलता है कि यहाँ पर आशा नाम की यह महिला भी रहा करती है और यहीं पर इसका जो पति है जिसका नाम शमसुद्दीन है, शमसुद्दीन भी रहा करता है। ये दोनों एक कंपनी में काम किया करते हैं और जिस प्रकार से उनका ये काम है वो दोनों वहीं ड्यूटी भी करते हैं और उस कंपनी में उन लोगों ने बता रखा है कि वो दोनों पति पत्नी है, लेकिन यहाँ पर वो लिव इन में रह रहे होते हैं। अब उस शमसुद्दीन के मोबाइल वगैरह की जानकारी निकाली जाती है, मालूम किया जाता है कि भाई वो कहाँ पर मौजूद है। दोस्तों बहुत ही जल्दी पुलिस को कामयाबी मिलती है कि उस शमसुद्दीन की लोकेशन बेंगलोर से ही मिल रही है। दोस्तों
पुलिस तुरंत धरपकड़ करती है और उस शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर लाती है। अब शमसुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में आ गया और जब अब उस शमसुद्दीन से पूछा जाता है कि भाई क्या बात है, पूरी कंडीशन बताओ हमको, क्योंकि मालूम तो चले कि तुमने उस महिला की जान ली है, क्यों लिए, किस लिए लिए। अब यहाँ पर जो शमसुद्दीन है पहले तो वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस का डंडा उसके ऊपर बरसता है फिर तो वो सारी सच्चाई को बयां करना शुरू कर देता। अब तो शमसुद्दीन साफ साफ शब्दों में बताता है कि हाँ बिल्कुल वह इस महिला के साथ, आशा के साथ लिव इन में रहा करता है। दरअसल वह रहने वाला तो असम का होता है और जब इस लड़की से उस कंपनी में काम करते हुए उसकी मुलाकात हुई, क्योंकि उस कंपनी में ये जो महिला है ये हाउस कीपिंग का काम करती है और ये शमसुद्दीन भी यही काम किया करता है। इन दोनों की दोस्ती होती है और ये धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं फिर तो ये दोनों लिव इन में रहने की कोशिश में जुड़ जाते हैं। दरअसल यहाँ पर इस शमसुद्दीन को मालूम चल गया था कि ये जो महिला है आशा एक विडो है, यानी कि विधवा महिला। उनके पति की मृत्यु करीब 5 साल पहले हो गई थी और तब से ये अकेली ही रहती हैं और अपने बच्चे मतलब कि और अपना जीवन यापन जैसे तैसे गुजारा किया करती हैं। अब यहाँ जो जानकारी उस शमसुद्दीन को पता चली वो इसी तरीके से अब उस आशा के साथ मतलब किराए पर एक कमरा लेकर लिव इन में रहने लगते हैं, लेकिन वो कंपनी में बताते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। अब ये कहानी बिल्कुल सामान्य, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ही ट्विस्टिंग पॉइंट होता है। वो होता है कि आशा शराब पीने की आदी हो चुकी थी और उसको रोज़ाना शराब चाहिए ही चाहिए। यदि वो शराब नहीं पीती तो वह रात को सो नहीं पाती थी। और दोस्तों बस इसी आदत से वो शमसुद्दीन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वह उस महिला को काफ़ी कुछ बहुत सारी बातें कहकर समझाता बुझाता उससे कोशिश करता कि तुम शराब ना पिया करो। और दोस्तों यहाँ पर वह अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा कह कर थक चुका होता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे साफ मना करती है और कहती है कि वो शराब पीना कभी भी नहीं छोड़ पाएगी। अब चाहे तुम उसके लिए कुछ भी करो या ना करो और भले ही तुम उसको भी छोड़ सकते हो, लेकिन वह शराब को पीना नहीं छोड़ पाएगी। अब इस प्रकार की जो बातें हैं उनको तो वो कर तो रही है, लेकिन यहाँ एक दिन अब जो 28 जून का जो टाइम आता है उनका, और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते हैं। और इन झगड़ों की जो मुख्य कारण है वही शराब होती है, जिस शराब का सेवन वह महिला आशा किया करती है। और आशा जो अपने जो प्रेमी है शमसुद्दीन के बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मानती है। एक रोज़ जब 28 जून की रात होती है उस दिन जो शमसुद्दीन कभी भी शराब वगैरह नहीं पिया करता था, वह भी बहुत ज़्यादा शराब पीकर आता है। और घर पहुंचने के बाद वह जब अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता है तो उससे ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। उसको इस प्रकार से कार्रवाई करते देख वो जो महिला है बहुत तेज तेज हंसती है, कहती है अरे वाह, आज तो तुमने मेरी बराबरी कर ही ली। इस बात पर ना जाने क्यों उस शमसुद्दीन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उस आशा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आशा जो कि खुद भी नशे में थी वो वहाँ से दूर हट जाती है। हम शमसुद्दीन उसको पकड़ने की कोशिश में नीचे गिर जाता है और जैसे वह नीचे गिरता है उसके जो गाल पर चोट लगती है और इसी चोट की वजह से उसके दिमाग पर जो उसका गुस्सा है वो इतना हावी हो जाता है कि वह अब जैसे तैसे वहाँ से उठ खड़ा होता है और जाकर उस आशा को पकड़ लेता है। और दोस्तों जैसे उसने आशा को पकड़ा सीधा उसका हाथ उसके गले पर जाता है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि आशा काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वह कई लात घूंसे भी मारने की कोशिश करती है उस शमसुद्दीन की, लेकिन शमसुद्दीन अपनी हाथों की पकड़ को दोनों हाथों से मजबूत करते हुए उसके गले को ज़बरदस्त तरीके से दबा देता है। और दोस्तों जिसके परिणाम स्वरूप अब तो वह जो महिला आशा है वो सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, दुखी होती है और वह सांस नहीं ले पाती है और धीरे धीरे उसके शरीर के अंगों ने हरकत करनी भी बंद कर दी है। अब तो जब उस शमसुद्दीन को लगता है कि उसने अपनी जो लिव इन में रहने वाली जो उसकी प्रेमिका है उसकी जान ले ली है, फिर तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है,
परेशान होता है, लेकिन शराब के नशे में वह ज़्यादा कुछ प्रदर्शित नहीं कर पाता है। लेकिन उसको यह मालूम चल जाता है कि उसने अपनी प्रेमिका आशा की जान ले ली है। अब वह उस आशा के बॉडी को कहाँ पर ठिकाना लगाए, ये उसके लिए सबसे बड़ी बात बन गई थी। अब वह सोच रहा होता है कि यार यदि इस महिला की बॉडी को मैं कहीं फेंकूंगा या घर में छोड़ूंगा तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर पकड़ा जाएगा। एक काम करता हूँ, कचरे के डब्बे में डाल देता हूँ, क्योंकि उसको भाई कचरा है, गंदगी है, कौन देखे, वो सीधी जाकर सीधी डंपिंग यार्ड में खाली हो जाएगी। फिर अब इस बात को सोचता है और बस वो बड़ी ही फुर्ती करता है, अपनी पत्नी की सभी कपड़ों को निकालता है और फिर अपनी पत्नी को एक चादर में लपेटने के बाद बिल्कुल गठरी जैसी बांध देता है और अपनी पत्नी को सीधा उठाकर रखता है एक स्कूटी पर और स्कूटी को चलाकर सीधा पहुंच जाता है नज़दीकी जो कचरे का डब्बा होता है, बड़ा जो लोहे का होता है, वहाँ पर जाकर और बड़ी मशक्क़त के साथ अपनी पत्नी को उसमें फेंक तो देता है। लेकिन कचरे के डब्बे में घुसने के बाद वह उस चादर को भी खोलकर उसके शरीर से ले आता है। अब तो उसकी जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, पूरी की पूरी कचरे के अंदर दब गई। अब तो सुबह सुबह और भी कचरा आता है, कचरा वगैरह सब कुछ उसके ऊपर डाल दिया जाता है और फिर उसको जो म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ी आई, बस वो अब उस महिला की बॉडी को उस कचरे के डब्बे के साथ उठाकर ले जाती है। और जब वह युवक, जिसका नाम वेंकटेश राजू है, वह उस गाड़ी को लेकर जब डंपिंग यार्ड में गया और वहाँ से उसको उस महिला के उस गाड़ी के अंदर होने की जानकारी पता चली, जब वह उसको खाली कर रहा होता है, पुलिस को सारी सूचना दी गई। पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और इसी हरकत की वजह से पुलिस ने उस दोषी जो शमसुद्दीन है उसको मात्र 24 घंटे में ही बरामद कर लिया। दोस्तों, शमसुद्दीन भी इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद वो एक साइड में मतलब कि कहीं पर छुप गया था, लेकिन वह बेंगलोर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया था और ना ही वह जाने वाला था। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में जज के सामने पेश करने के बाद अभी उसको 6 दिन के लिए रिमांड पर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही कि कोई और मामला हो तो पता चलेगा कि कारण क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर वह जो शमसुद्दीन है अपने द्वारा किए गए उस सारे गुनाह को कबूल कर लेता है और अब शमसुद्दीन इतना सब करने के बाद जेल के अंदर जरूर जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो यही लगता है कि यार, और ये जो लिव इन रिलेशनशिप नाम का जो कीड़ा है जो कि हमारे जवान बच्चे बच्चियों दोनों को डस चुका है, यह इतना बड़ा नुकसान कर देने वाला है कि लोग तरसेंगे कि वो आगे कैसी ज़िंदगी जिएं या ना जिएं। बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप को ऐसा बना दिया है जैसा आदमी कपड़े पहनता है। बस अब की बार ये शर्ट पसंद आई, इसको अपने साथ रख लिया, पसंद नहीं है उसको उतार दिया, दूसरी शर्ट पसंद कर ली, तीसरी शर्ट पसंद कर ली, चौथी शर्ट पसंद कर ली। बस इसी प्रकार से वो जो महिलाएं, भाई अब की बार ये सूट, अब की बार ये साड़ी, अब की बार ये, मतलब कि लगातार चेंजिंग। और ये हमारे मेट्रो शहरों में कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। अब बेंगलोर खुद अपने आप में एक मेट्रो शहर है, आईटी सेक्टर का कितना बड़ा हब है, वहाँ पर जब इस प्रकार की बातें होंगी, और तुमने वो मामला तो सुना। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि दोनों अच्छे ढंग से कमाने खाने वाले, लेकिन दोनों को पता नहीं एक दूसरे से कितनी ज़्यादा उम्मीदें थी, ये तो मालूम ही नहीं चला था। लेकिन यहाँ पर जो शराब पीना है उसको मुख्य कारण के रूप में रखा, तब जाकर पता चला कि शराब किस प्रकार से इंसानों की ज़िंदगी को लील रही है। लगातार इतने ज़्यादा मतलब मामले सामने आ रहे हैं, इस शराब के कारण होने वाली जो हत्याएं हैं, जो मौतें हैं, उनके भी जो आंकड़ा है दिन रोज़ बढ़ता हुआ जा रहा है। दोस्तों, यदि आपके पास कोई ऐसी खबर हो तो हमको बताने की कोशिश करें, हमको यहाँ पर नीचे दिए गए इस नंबर के मुताबिक हमको बताएं, ताकि हम लोग भी आपके नाम को बिना बताए उसकी रिपोर्ट बना सकें, और यदि आप इजाज़त देंगे तो हम आपका नाम को भी उजागर कर देंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।